नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, आज की क्लास का पहला हमारा जो विषय है वो है स्थानीय स्वशासन का इतिहास। स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से भारत में विकसित हुआ है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग समझें शासन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखो, शासन जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा विधायिका होता है जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूटरी होती है। और तीसरा होता है न्यायपालिका जो कि हमारी जुडिशरी होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम बात करें इनके कार्यों की, तो विधायिका क्या करती है, ये विधि निर्माण करने वाली एक संस्था है। क्या है ये? विधि मतलब होता है कानून। ये कानून का निर्माण करने वाली एक संस्था है। इसी प्रकार हम बात करें कार्यपालिका की, तो ये विधि को लागू करने वाली संस्था है। मतलब जो आपने कानून को बनवाया है उसको ये लागू करने का काम करती है। और तीसरा अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो ये निर्मित विधियों के अनुसार न्याय करने वाली संस्था है। तो इसका कार्य होता है न्याय को करना उन कानूनों के तहत जो कानून हमारी विधायिका बनाती है। आगे अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे देखें तो अभी हम समझते हैं स्थानीय स्वशासन क्या होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ इसका? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग। स्थानीय मतलब सबसे पहले अगर हम देखिए, अगर हम स्थानीय शब्द का मतलब समझे, स्थानीय मतलब क्या होता है? जो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग होते हैं, यानी वहाँ के मूल निवासी। और स्वशासन शब्द का क्या अर्थ आता है? स्वयं का शासन मतलब अपना शासन। तो हमारा जो स्थानीय स्वशासन शब्द बना हुआ है वो इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के द्वारा स्वयं का शासन करना। अर्थात हमारी अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनी। अर्थात जब स्वयं के लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। अगर हम बात करें थोड़े से इसके इतिहास की, अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो प्राचीन काल में देखिए हमारे जो संस्कृत ग्रंथ वगैरह हैं इन सब में भी प्राचीन समय में भी जो है इसके बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कही गई है। संस्कृत ग्रंथों से हमें जो है पंचायतों की भी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पंचायतों की। वहाँ पर हमें पंच परमेश्वर मतलब 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह देखने के लिए मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पे भी हमको पंचायत से रिलेटेड तथ्य देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम महाभारत में जाएं, ठीक है, तो महाभारत में हमें पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। महाभारत का अन्य नाम आपको पता होगा रज्मनामा है। इसके अलावा इसका नाम जय संहिता भी है और इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। 5वां वेद भी महाभारत को कहा जाता है। और इसके अलावा इसे शतसहस्त्री यानी 1 लाख श्लोक वाला भी कहा जाता है। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। देखिए, अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में 18 पर्वों का उल्लेख किया गया है। कितने पर्वों का? 18 पर्वों का। इसमें से एक प्रमुख पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व। क्या है? शांति पर्व। इस शांति पर्व में ही ग्राम पंचायतों के गठन की बात को कहा गया है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस पर्व में कही गई है, तो ये शांति पर्व में इसकी बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पे शांति पर्व में क्या है? पंचायतों का गठन है, अर्थात जनपदों में ग्राम स्वशासन की स्थापना की बात कही गई है। हमारा जो प्राचीन साम्राज्य होता था वो 2 भागों में बटा होता था। एक हमारा कहलाता था पुर और दूसरा कहलाता था जनपद। तो प्राचीन साम्राज्य कितने भागों में बटा था? 2 भागों में, पुर और जनपद। अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल था यानी अर्थात ऋग्वेद में हमें 3 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। सभा, समिति और तीसरा हमारा होता था विदत।
सभा, समिति और विदत, इसका उल्लेख कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? ऋग्वैदिक काल में, अर्थात ऋग्वेद में। बात की जाए अगर सभा की, तो सभा हमारा क्या कार्य करती थी? न्यायपालिका का काम करती थी। इसके जो सदस्य होते थे उनको श्रेष्ठ, कुलीन या वृद्ध जनों की सभा भी कहा जाता था। इसके अलावा इसका कार्य क्या होता था? न्यायपालिका का यानी सभा का न्याय करने का काम इसका होता था। इसमें जो इसके सदस्य होते थे, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते थे और इसके सदस्यों को सती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सती। और इसके जो महिला सदस्य होती थी उनको सभावती कहा जाता था, सवती। इनको तो सभे कहा जाता था और इनको सभावती कहा जाता था। जो महिला सदस्य होती थी, पुरुषों को सभे कहा जाता था। इसके अलावा सभा एवं समिति में महिलाएं शामिल होती थी। सभा एवं समिति में दोनों में कौन सा शामिल होती थी? महिलाएं शामिल होती थी। अगर हम बात करें महाजनपद काल की, तो देखिए महाजनपद काल की जानकारी का जो हमको स्रोत मिला है, कहाँ से मिला है? एक तो हमको मिला है भगवती सूत्र से। कहाँ से? भगवती सूत्र से। जो जैन ग्रंथ है, इसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो अंगुत्तर निकाय है और जो महावस्तु है, ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी का उल्लेख मिला है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में और भगवती सूत्र में। इसके अलावा जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, इसमें हमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। कितने महाजनपदों का? 22 महाजनपदों का। इसके अलावा जो संगम साहित्य है, इसमें शिल्पादिकारम, क्या बोलो? शिल्पादिकारम। इसको संगम साहित्य को किसने लिखा है? शिल्पादिकारम ने। इसमें हमें 3 महाजनपदों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। कितने महाजनपदों का? 3। महाजनपद काल की बात करें तो जो जनपद अत्यधिक विस्तृत होते थे और शक्तिशाली होते थे, उन्हें ही क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। तो इसको आपको याद कर लेना है कि भगवती सूत्र में महाजनपद है, अंगुत्तर निकाय में है, महावस्तु में है, अष्टाध्यायी के पाणिनि में और संगम साहित्य शिल्पादिकारम के सभी में हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए, इन 16 महाजनपदों में से 5 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हमको देखने के लिए मिलती है। मतलब जहाँ पर लोगों का शासन चलता था, एक प्रकार से स्थानीय स्वशासन चलता था 5 महाजनपदों में। वो 5 महाजनपद कौन थे? एक तो वज्जी था, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। इसके अलावा कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मल्ल महाजनपद था, इसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा थी। पांचाल महाजनपद था, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या कामपिल्ले। और एक 5वां महाजनपद था काम्बोज, इसकी राजधानी होती थी हाटक। क्या होती थी इसकी राजधानी? हाटक। तो वज्जी की राजधानी हो गई वैशाली, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मल्ल की कुशीनगर, पांचाल की कामपिल्ले और काम्बोज की हाटक। तो ये सारी व्यवस्था हमको 16 महाजनपदों में से 5 महाजनपदों में देखने के लिए मिली। अब देखिए अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमको वैदिक काल को समझना है। उस समय में समाज कैसे बटा हुआ था? तो देखिए समाज उसमें 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। मतलब कुल तो सबसे छोटा होता था और राष्ट्र सबसे बड़ा होता था। कुल का जो प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था, कुलप या परिवार कहा जाता है। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी, विष के प्रमुख को विषपति, जन के प्रमुख को राजन या गोप और राष्ट्र के जो प्रमुख होता था उसको राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा। तो यहाँ से आपको जो है याद कर लेना है कि किसका प्रमुख कौन होता था। अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन की आधार पर मूल या सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी। स्थानीय स्वशासन के आधार पर परिवार की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कुल या परिवार कहा जाता था। मूल या सबसे छोटी, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल या परिवार। तो ये हमारी आज की ये क्लास थी पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।